नमस्कार, राजधानी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। राजधानी में सबसे पहले बात करेंगे देश की राजधानी दिल्ली की। दिल्ली में लॉकडाउन का ऐलान किया गया है, जिसके बाद से ही दिल्ली में प्रवासी मजदूरों की भीड़ बस स्टैंड पर देखने को मिली। बसों में सीटें फुल हो गई, लेकिन लोग किसी भी तरह से दिल्ली से निकलना चाहते थे, फिर चाहे उन्हें अपने घर तक का सफर बस में खड़े होकर या गेट पर लटक कर ही तय क्यों ना करना पड़े। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरीके से मजदूर जो हैं वो टिकट खरीदने के लिए कंडक्टर को घेरे हुए भी दिखाई दे रहे हैं अलग अलग जगहों पर। और दिल्ली से मजदूरों के पलायन को लेकर के ट्रांसपोर्टरों ने भी किराया दोगुना कर दिया है। जो निजी बस चलाते हैं उन ट्रांसपोर्टरों ने किराए में बढ़ोतरी कर दी है और दिल्ली से बाहर जाने के लिए बस में 2,500 रुपये में सीट दी गई और 1,300 रुपये में नीचे बैठा करके ले जाया गया। ये भीड़ कहीं ना कहीं कोरोना के लिए विस्फोटक भी साबित हो सकती है, क्योंकि बड़ी संख्या में लोग बिना मास्क लगाए और बिना सामाजिक दूरी का पालन करते हुए भी अपनी जान दांव पर लगाकर ट्रेन और बस में सफर करने के लिए निकल पड़े। और दिल्ली के आनंद विहार के फुट ओवर ब्रिज की ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। हालांकि आपको बता दें कि दिल्ली में सीएम अरविंद केजरीवाल ने जब लॉकडाउन का ऐलान किया तो उस वक्त उन्होंने प्रवासी मजदूरों से खासतौर पर यह अपील की थी कि ये छोटा लॉकडाउन है और छोटा ही रहेगा, शायद इसे बढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, दिल्ली छोड़कर मत जाइएगा। लेकिन फिर भी प्रवासी मजदूरों को शायद सरकारों पर अब भरोसा ही नहीं रहा। तो लगातार जिस तरीके से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं और कोरोना के बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने लॉकडाउन का ऐलान किया। उपराज्यपाल से मुलाकात उन्होंने की थी, उसके बाद इस बात का उन्होंने ऐलान किया कि 6 दिन तक पूरी तरह से लॉकडाउन रहेगा दिल्ली में। और उसके बाद जो तस्वीरें देखने को मिली, अलग अलग तरीके की तस्वीरें जो हैं वो सामने आई। कुछ लोग जो शराब का सेवन करने के आदी हैं और या फिर जो कालाबाजारी करते हैं शराब की, वो लोग शराब के ठेकों पर पहुंचे और बड़ी लंबी भीड़ जो है वो शराब के ठेकों पर और बस अड्डों पर दिखाई दी, क्योंकि बस अड्डों पर वो प्रवासी मजदूर खड़े हुए दिखाई दिए जिन्हें लॉकडाउन जाने के बाद अपनी नौकरी जाने का डर है, अपनी रोजी रोटी का डर है। वो लोग अपने घर जाना चाहते हैं और ऐसे में बड़ी संख्या में भीड़ जो है वो बस अड्डों पर दिखाई दी, ऐसे ठिकानों पर दिखाई दी जहां पर बसें चलती हैं, चाहे वो निजी बसों के अड्डे हों या फिर सरकारी बसों के अड्डे हों। तमाम जगहों पर भीड़ जो है वो दिखाई दी और ये भीड़ देख करके अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि किस तरीके से यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग का इस्तेमाल किया जा रहा है और लोग ठीक से मास्क भी नहीं लगा पा रहे हैं। राजीव तिवारी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए अधिक जानकारी के साथ। राजीव, क्या कुछ जानकारी है, क्योंकि लगातार जिस तरीके से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं उसको ध्यान में रखते हुए दिल्ली में लॉकडाउन लगाया गया, लेकिन अचानक से भीड़ कई जगहों पर देखने को मिली, चाहे वो शराब के ठेके हों या बस अड्डे। को तोड़ने के लिए नाइट कर्फ्यू का ऐलान किया गया, उसके बाद में बाजारों की नसबंदी की गई, उसके बाद में फिर वीकेंड कर्फ्यू का ऐलान किया गया। मगर जिस तरीके से वीकेंड कर्फ्यू के बाद में जो यानी कि सोमवार को जब सुबह 6 बजे वीकेंड कर्फ्यू खत्म हुआ तो उसके बाद में लगातार जनता जो थी वो लगातार बाहर निकलती हुई नजर आई। और जैसे ही अरविंद केजरीवाल ने फिर अनाउंस किया कि 6 दिनों के लिए दिल्ली के अंदर कंप्लीट लॉकडाउन लगाया जाएगा, मगर हाँ कुछ सुविधाएं जरूर दी जाएंगी। मगर जैसे ही इसका अनाउंस हुआ उसके बाद लोगों की भीड़ फिर देखने को मिली बाजारों के अंदर, यहाँ तक कि जो शराब के ठेके थे उन पर लगातार भीड़ देखने को मिली। यहाँ तक कि जो आनंद विहार बस अड्डा है या फिर लगातार जो पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन है या नई दिल्ली रेलवे स्टेशन है, इन जगहों पर लगातार फिर जनता की भीड़ देखने को मिली और सोशल डिस्टेंसिंग फिर गायब हो गया, यानी कि और मास्क तक का यूज बिल्कुल नहीं किया जा रहा था। मगर जिस तरीके से बात करें लगातार दिल्ली के अंदर कोरोना की स्थिति बढ़ रही है तो साफ जाहिर है कहीं ना कहीं कोरोना की रफ्तार जो है उसको तोड़ने के लिए दिल्ली सरकार निरंतर कोशिश कर रही है, मगर वो कोशिश कामयाब नहीं हो रही क्योंकि जनता सहयोग नहीं दे रही है। क्योंकि जिस तरीके से शराब के ठेकों पर जैसे ही 12 बजे अरविंद केजरीवाल ने जैसे टीवी पे आए और उसके बाद में अनाउंस करना शुरू करा कि उन्होंने 6 दिन का कंप्लीट लॉकडाउन लगाया, उसके बाद जो शराब की दुकानों पर भीड़ देखने को मिली वो कहीं ना कहीं चौंकाने वाली थी, क्योंकि उसमें कालाबाजारी करने वाले भी थे और जो शराब के आदी हैं वो भी थे। तो कहीं ना कहीं हर तरीके से कोशिश की गई थी कि शराब की जो दुकानों पर लगातार सोशल डिस्टेंसिंग बिल्कुल नहीं थी, पुलिस बिल्कुल भी नहीं थी। यहाँ तक कि जो वाइन शॉप वाले थे जो उनको लाइनें लगानी थी या फिर सोशल डिस्टेंसिंग रखना था, उन्होंने भी बिल्कुल नहीं ध्यान रखा और कोई भी पैसा दे रहा है और वो लेके अपनी जमा कर रहे हैं और वायरस जो उनके इधर से उधर जा रहा है, यानी कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति पे जा रहा है। मगर जो बस अड्डों पर देखने को मिला, वो जो पुरानी दिल्ली पर देखने को मिला वो भी यही चीज थी,
लगभग जो प्रवासी मजदूर थे वो दिल्ली के अंदर से पलायन करते हुए नजर आए। और सीधे सीधे कहे तो कहीं ना कहीं उनको दिल्ली सरकार पर बिल्कुल भरोसा नहीं था, क्योंकि जो 6 दिन का कंप्लीट लॉकडाउन है उससे कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था बिल्कुल बिगड़ेगी और कहीं ना कहीं जो प्रवासी मजदूरों के लिए ऐसा कोई भी दिल्ली सरकार की तरफ से योजनाएं नहीं लेके आई गई थी जो 2020 के अंदर लेके आई गई थी, यानी कि राशन देने के लिए या फिर खाने की सुविधाओं के लिए, वो कहीं ना कहीं अब की बार नहीं है। और जिसकी वजह से प्रवासी मजदूर ये कहें या फिर डेली कमाने वाले हैं, डेली खाने वाले हैं, वो कहीं ना कहीं परेशान थे और वो ही सबसे ज्यादा दिल्ली छोड़कर बाहर जाने के लिए फिराक में थे। और कहीं ना कहीं उनको मौका मिला और मौका मिलते ही वो दिल्ली की सीमाओं पर इस तरीके की भीड़ लग गई और कहीं ना कहीं साफ जाहिर है दिल्ली सरकार की योजनाएं कहीं ना कहीं विफल होती नजर आ रही हैं। जी राजीव, क्योंकि लगातार जिस तरीके से मामले बढ़ रहे थे पिछले कुछ दिनों से और इस बारे में चर्चा की जा रही थी कि लॉकडाउन लगाया जा सकता है, वीकेंड कर्फ्यू लगाया गया, जब उस वक्त भी ये बात सामने आ रही थी कि लॉकडाउन लगाया जाना चाहिए, तो उसके बावजूद भी तैयारियों में कहीं ना कहीं विफल जो है वो दिल्ली सरकार दिखाई दे रही है। क्योंकि अगर इन लोगों के पास, इन प्रवासी मजदूरों के पास पहले ही कुछ समय का खाना राशन पहुंचा दिया जाता तो शायद ये भीड़ बस अड्डों पर दिखाई ना देती। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर एक चीज समझिए, दिल्ली सरकार के पास काफी समय था, यानी कि होली से पहले जब नाइट कर्फ्यू का ऐलान किया गया था, बाजारों के अंदर सख्ती बरतने के लिए कहा गया था, कहीं ना कहीं वो समय था उसके बाद, और जो समय था वो कहीं ना कहीं उसका इस्तेमाल करना था, मगर उस दिल्ली सरकार ने वो समय का इस्तेमाल नहीं किया और बाजारों के अंदर जितनी सख्ती होनी चाहिए थी वो भी नहीं देखने को मिली। हमने बार बार दिखाया था यही चीज कि बाजारों के अंदर जो सख्ती होनी चाहिए वो नहीं है। लगातार लोग बाग निकले हुए हैं, एक दूसरे के संपर्क में आ रहे हैं और कहीं ना कहीं जो होली पे कहा गया था कि आप लोग सोशल डिस्टेंसिंग रखिए, घरों में होली खेलिए, बाहर नहीं जाना, सार्वजनिक जगहों पर नहीं जाना, मगर जमकर उसकी धज्जियां उड़ाई गई और कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार फिर विफल नजर आई। और जैसे ही वीकेंड कर्फ्यू का ऐलान किया गया तो जनता को पहले ही पता था कि अब लॉकडाउन लगाने की स्थिति बिल्कुल आ चुकी है और कहीं ना कहीं लॉकडाउन लगेगा। और इसी के मद्देनजर रखते हुए प्रवासी मजदूर जो थे, जो फैक्ट्रियों में काम करते थे, जो दुकानों पर काम करते थे, दुकान मालिकों ने या फैक्ट्री मालिकों ने उनको काम धंधे से बिल्कुल हटा दिया। क्या दिया कि आप लोग अपने घर चले जाइए, हमारे पास आप गुजारे करने के लिए व्यवस्था नहीं है। और कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार की तरफ से भी उन लोगों गरीबों के लिए कोई भी पहल नहीं की गई थी और कहीं ना कहीं उनके पास एक ही रास्ता रह गया था, वो था अपने घर जाने का। और उसके लिए कहीं ना कहीं वो जाने के लिए तैयार भी थे और दुगने तिगने दामों पर भी जाने को तैयार थे, मगर उसी का फायदा उठाया प्राइवेट ट्रांसपोर्ट वालों ने। जो प्राइवेट बस चलाते हैं उन्होंने कहीं ना कहीं दुगने से तिगने दामों लिए और कहीं ना कहीं उन लोगों को भरकर, यानी कि बसों के अंदर भरकर बिल्कुल ले जाया गया और दिल्ली की सीमाओं पर ना ही दिल्ली पुलिस ने चेक करा और ना ही किसी और अधिकारी ने। तो कहीं ना कहीं वायरस का खतरा बिल्कुल बना हुआ था और कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार ने आज जब लॉकडाउन लगाया, यानी 6 दिनों का लॉकडाउन लगाया, उससे भी कहीं ना कहीं दिल्ली की जो जनता थी, यानी कि जो मिडिल क्लास था, वो बिल्कुल शर्माया। और कहीं ना कहीं ऑटो टैक्सी वाले हों या फिर थ्री व्हीलर वाले हों या फिर मजदूरी जो डेली कमाते हैं, डेली खाते हैं, वो खासे परेशान नजर आए, क्योंकि उन्होंने सीधे सीधे कहा कि दिल्ली सरकार ने हमारे बारे में नहीं सोचा और हमारे बारे में सोचना चाहिए था, क्योंकि जिस तरीके से हमारे पास डेली कमाते हैं और डेली खाते हैं और थोड़ा सा ही राशन होता है, तो वो राशन 6 दिनों तक कैसे चलाएंगे, ये जरूर सोचना चाहिए था। जी, क्योंकि लगातार जिस तरीके से कल भी राजीव आप जब बाहर निकले, लॉकडाउन का जब ऐलान किया गया, तो उस वक्त लोगों से आपने जो बातचीत की उसमें भी लोग ये कहते हुए नजर आए कि कम से कम 1 महीने का राशन जो है वो मुहैया करवाया जाए। लेकिन इसके लिए क्या कुछ प्लानिंग फिलहाल सरकार के पास है, उस बारे में क्या कुछ जानकारी मिल पा रही? देखिए, बिल्कुल गाइस, जिस तरीके से दिल्ली सरकार ने खुद जब 6 दिनों का कंप्लीट लॉकडाउन लगाया तो कहीं ना कहीं प्रवासी मजदूर, यानी कि डेली कमाने वाले, डेली खाने वाले के लिए, उनके लिए अनाउंस किया कि ये छोटा लॉकडाउन है, ये बड़ा लॉकडाउन नहीं है। मगर दिल्ली सरकार को ये समझना चाहिए था कि जो डेली कमाता है और डेली खाता है, उसके पास 2 दिन के खर्चे नहीं है, वो खर्चे के लिए पैसे नहीं होते हैं, तो वो 6 दिन कैसे निकालेगा। मगर यहाँ पर दिल्ली सरकार ने बिल्कुल गलती करी है और दिल्ली सरकार को अपनी खामियाजा भुगतनी पड़ेगी, क्योंकि जिस तरीके से प्रवासी मजदूर बिल्कुल दिल्ली से छोड़कर जा रहे हैं और यहाँ तक कि अब जब 6 दिनों के बाद में शायद स्थिति नहीं संभली तो और ज्यादा लंबा लॉकडाउन हो सकता है, तो कहीं ना कहीं प्रवासी मजदूर जो है वो फिर पहले की तरह जो 2020 के अंदर देखने को मिला था शायद वही देखने को मिलेगा। और कहीं ना कहीं प्रवासी मजदूर आज भी दिल्ली सरकार को कोसते हुए नजर आ रहे हैं। जी, लेकिन इस बात का आश्वासन दिया गया है राजीव दिल्ली सरकार की तरफ से, दिल्ली के मुख्यमंत्री की तरफ से, कि मैं हूं ना, मैं हर चीज संभालूंगा, आप तक सब कुछ सुविधाएं जो है वो पहुंचाई जाएंगी। लेकिन उस पर क्या अमल किया जा रहा है? क्या इन मजदूरों तक, क्या इन प्रवासी मजदूरों तक, क्या गरीबों तक, क्या झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले लोगों तक राशन की व्यवस्था कम से कम हो पा रही है? स्वास्थ्य की व्यवस्था, स्वास्थ्य सेवाओं की व्यवस्था हो पा रही है? देखिए, यहाँ पर एक चीज समझ रहे होगी, दिल्ली सरकार ने बेशक कहा टीवी पे कि हम
मैं हूं ना, यानी कि मैं हूं ना एक फिल्मी डायलॉग था, क्योंकि जिस तरीके से जनता ने कहा कि सिर्फ कह देना और करके दिखाना बहुत फर्क है, और वही चीज जनता के बीच में देखने को मिला। क्योंकि जिस तरीके से हमने ऑटो टैक्सी वाले से बात करी, या फिर जो पैदल चलने वाले थे, या फिर जो डेली कमाते हैं, डेली खाते हैं, जो डेली मजदूरी करते हैं, उनसे बात करी, तो उन्होंने सीधे सीधे कहा दिल्ली सरकार के पास ऐसा कोई रास्ता नहीं है जो हमारे लिए मदद कर सके। क्योंकि जो बड़े लोग हैं, मिडिल क्लास से जो ऊपर के लोग हैं, वो तो अपना 6 दिन का गुजारा कर सकते हैं, मगर जो डेली कमाता है, डेली खाता है, उसके पास एक दिन के लिए खाने के लिए पैसे नहीं है, तो वो 6 दिन कैसे निकालेगा। मगर दिल्ली सरकार ने सिर्फ फिल्मी डायलॉग ही बोला है कि मैं हूं ना से कोई काम नहीं चलता है, क्योंकि जनता के लिए कहीं ना कहीं रास्ता चाहिए था, वो रास्ता मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा है, और जनता कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार को कोसती हुई नजर आई। जी राजीव, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। लेकिन लगातार जिस तरीके से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, उसको देखते हुए लॉकडाउन लगा दिया गया है दिल्ली में, देश की राजधानी में। लेकिन वहां से जो प्रवासी मजदूर हैं वो अब कहीं ना कहीं पलायन करने को मजबूर हैं, और लॉकडाउन लगने से पहले ही लोग सड़कों पर उतर आए, जो प्रवासी मजदूर हैं, और वो अपने अपने घर की तरफ जाते हुए भी नजर आए। चलिए बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। केंद्र सरकार ने सोमवार को महाराष्ट्र में ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेन का परिचालन शुरू किया है। रेलवे ने अपने खाली पड़े टैंकरों में मेडिकल ऑक्सीजन को कालाम्बोली और बोईसर रेलवे स्टेशन से रवाना किया, और कोविड-19 की जो दूसरी लहर है वो अपने चरम पर फिलहाल दिखाई दे रही है। सिर्फ मुंबई नहीं बल्कि देश के अलग अलग शहरों में, राज्यों में रिकॉर्ड स्तर पर नए संक्रमित मरीज सामने आ रहे हैं, जिन्हें सांस संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन इन्हें जीवन रक्षक ऑक्सीजन देने के लिए राज्य सरकारों के पास पर्याप्त साधन भी कम पड़ते हुए दिखाई दिए। तो ऐसे में देश के अलग अलग राज्यों ने केंद्र सरकार से ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने की मांग की थी। साथ ही ऑक्सीजन की आपूर्ति रेल नेटवर्क से करने की भी अपील की गई थी, ताकि ट्रांसपोर्टेशन में किसी भी तरह की कोई परेशानी ना आए, जिस पर केंद्र सरकार ने फैसला लिया और ऑक्सीजन एक्सप्रेस चलाने की घोषणा की गई। तो लगातार जिस तरीके से खासतौर पर अगर बात की जाए महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र में कई शहरों में, कई महानगरों में इस तरीके की स्थिति देखने को मिली, जहां पर ऑक्सीजन की कमी के कारण लोगों को जान भी गंवानी पड़ी। हालांकि बाद में यही सफाई जो है अस्पताल प्रशासन की तरफ से दी जाती है कि ऑक्सीजन की कमी से किसी की मौत नहीं हुई है। लेकिन जो स्थिति देखने को मिल रही थी, उसी को लेकर के लगातार राज्य सरकारों की तरफ से केंद्र सरकार से मांग की जा रही थी कि ऑक्सीजन की सप्लाई की जाए। ऑक्सीजन बहुत कम बच गया है राज्यों के पास अस्पतालों में। उसी मांग को देखते हुए, क्योंकि कोरोना के मामले बड़ी तेजी से बढ़ रहे हैं और खासतौर पर महाराष्ट्र इससे सबसे ज़्यादा प्रभावित है, तो महाराष्ट्र को सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन देने की बात कही गई है, और ऑक्सीजन की सप्लाई भी शुरू कर दी गई है। रेल के माध्यम से ऑक्सीजन जो है वो सप्लाई की जा रही है। ऑक्सीजन एक्सप्रेस के नाम से ये जो सेवा है वो चलाई गई है, और इस महामारी के दौर में जिस तरीके से लगातार लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, कोरोना मरीजों को, जिनको खासतौर पर अगर बात की जाए सांस की तकलीफ हो रही है, उनको बड़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा है, उनको अब राहत मिलेगी। सत्यप्रकाश सोनी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए अधिक जानकारी के साथ। सत्यप्रकाश, क्या कुछ जानकारी है? ऑक्सीजन की सप्लाई अब केंद्र सरकार की तरफ से शुरू कर दी गई है। देश में ऑक्सीजन की कमी है, उसको लेकर महाराष्ट्र सरकार लगातार केंद्र सरकार से मांग कर रही थी कि मुंबई महाराष्ट्र में ऑक्सीजन की पूर्ति जल्द से जल्द किया जाए। उसको लेकर लगातार मांगे बढ़ रही थी, लेकिन जिस तरह से पीयूष गोयल ने ये मांगते हुए तुरंत जो है ग्रीन कॉरिडोर की मदद से रेलवे द्वारा ऑक्सीजन मुहैया करवाने का संकल्प है। उन्होंने ट्वीट कर जानकारी दी कि मुंबई सहित पूरे देश में जहां जहां ऑक्सीजन की कमी रहेगी, वहां ग्रीन कॉरिडोर के द्वारा रेलवे लगातार प्रतिबद्ध है कि किस तरह से उनको ऑक्सीजन मुहैया करवाया जाए। जी सत्यप्रकाश, क्योंकि लगातार जिस तरीके से ऑक्सीजन की कमी के मामले सामने आ रहे थे अलग अलग अस्पतालों से, अब क्या कुछ स्थिति अस्पतालों में मरीजों को किस तरीके की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है? देखिए जब जिस तरह से कोरोना सेकेंड फेज में है, ऐसे में लगातार बोला जा रहा है कि कोरोना के जो स्ट्रेन है काफी तेज है, ऐसे में संक्रमण काफी तेजी से फैल रहा है। लिहाजा महाराष्ट्र सरकार लगातार चिंता व्यक्त कर रही थी कि लोग संयम रखें और जो स्वास्थ्य विभाग को जो मदद कर रही है उसमें सहयोग करें। ऐसे में लगातार कई हॉस्पिटलों में देखा जा रहा है कि ऑक्सीजन की कमी आती जा रही है। हालांकि ऑक्सीजन की कमी इसलिए आती जा रही है क्योंकि मरीजों की संख्या लगातार ऑक्सीजन लेवल ज्यादा बढ़ रही है। ऐसे में महाराष्ट्र सरकार की चिंताएं भी बढ़ रही है। लिहाजा महाराष्ट्र के मंत्री अनिल परब ने कल 7 जो है खाली टैंकरों को जो है राउरकेला और जमशेदपुर के लिए रवाना किया। फिलहाल माना जा रहा है कि जल्द से जल्द वहाँ लिक्विड ऑक्सीजन भरकर लाया जाएगा, जिससे अन्य राज्यों में भी मुहैया करवाया जाए। जी सत्यप्रकाश, आपसे और भी जानकारी लेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे।
गुरु तेग बहादुर सिमरिए। दिल्ली विखे स्थित है 9वें पातशाह श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी दी अडोलता दा प्रतीक गुरुद्वारा सीसगंज साहिब। ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਲਾਦ ਜਲਾਲੂਦੀਨ ਨੇ ਤਲਵਾਰ ਦਾ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ, ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼ੀਸ਼ਗੰਜ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਥਾਨ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਹੀ ਸਥਿਤ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗਾਥਾ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਕਾਬਗੰਜ ਸਾਹਿਬ। ਲੱਖੀ ਸਾਹਿਬ ਵਣਜਾਰੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਧੜ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਕਾਬਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਹੈ, ਨਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਧੜ ਦਾ ਬੜੇ ਹੀ ਸਨਮਾਨ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे जिस तरीके से महाराष्ट्र में लगातार अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी के मामले सामने आ रहे थे। अब केंद्र सरकार की तरफ से ऑक्सीजन भेजी जा रही है। इस मामले पर अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ लगातार बने हुए हमारे संवाददाता सत्यप्रकाश सोनी। सत्यप्रकाश, फिलहाल इस बारे में क्या कुछ जानकारी है, क्योंकि जिस तरीके से केंद्र सरकार की तरफ से ऑक्सीजन मुहैया करवाई जा रही है महाराष्ट्र सरकार को, लेकिन कितनी जरूरत फिलहाल महाराष्ट्र सरकार को है, क्योंकि इस बारे में भी लगातार बात कही जा रही है केंद्र सरकार की तरफ से भी कि ऑक्सीजन की वेस्टेज को भी रोकना होगा, तभी ऑक्सीजन की जिसको सही वाकई जिसको जरूरत है उस तक ऑक्सीजन जो है वो पहुंच पाएगी। में लगातार कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ रही है। अगर महाराष्ट्र की बात करें तो 50,000 के पार जो है आए दिन करीब एक हफ्ते से आंकड़े आ रहे हैं। वही मुंबई में 10,000 8,000 के आसपास जो है आंकड़े लगातार मुंबई महाराष्ट्र में आ रहे हैं। इसको लेकर लगातार महाराष्ट्र चिंताएं व्यक्त कर रही थी, लेकिन जिस तरह से देखा जा रहा है कि कई कोविड हॉस्पिटलों में ऑक्सीजन की बेहद कमी है। लिहाजा महाराष्ट्र सरकार ने जिस तरह से मांग की थी उसको लेकर रेलवे ने एक मुहिम चलाई है, रोरो मुहिम। रोरो के तहत यह जो है रेलवे कॉरिडोर ग्रीन कॉरिडोर बनाकर जो है तुरंत मुहैया करवाया जाएगा। लेकिन जिस तरह से महाराष्ट्र के कलम्बोली और बोईसर इलाके में कल 7 टैंकरों को भेजा गया है राउरकेला और टाटानगर में, वहां से लिक्विड ऑक्सीजन लाया जाएगा जिससे महाराष्ट्र की आपूर्ति को की जाएगी। लेकिन वही पीयूष गोयल द्वारा यह भी महाराष्ट्र सरकार से एहतियात दी गई है कि जैसे ही लिक्विड ऑक्सीजन महाराष्ट्र में आता है उसको तुरंत टैंकरों को खाली किया जाए। लिहाजा अन्य राज्यों में जिस तरह से ऑक्सीजन की कमी देखी जा रही है उसको तुरंत आपूर्ति की जाए। महाराष्ट्र सरकार पूरी तरह से मुस्तैद है। वहीं दूसरी तरफ रेलवे विभाग पूरी तरह से तैयारी में है कि ग्रीन कॉरिडोर के द्वारा किस तरह से लिक्विड ऑक्सीजन को लाया जाए और त्वरित इसे वितरित किया जाए। जी, वहीं अगर महाराष्ट्र सरकार की बात की जाए तो अपने स्तर पर कोरोना की रोकथाम के लिए क्या कुछ किया जा रहा है फिलहाल? देखिए, महाराष्ट्र सरकार आए दिन नए नए गाइडलाइन फरमान जारी कर रहा है। ऐसे में जिस तरह से कल देर शाम महाराष्ट्र सरकार की तरफ से बताया गया कि जो राशन की दुकानें हैं उसको सुबह 7 बजे से लेकर 11 बजे तक ही खोला जाएगा। लिहाजा जिस तरह से राशन के डिलीवरी के माध्यम से लोग तमाम अनाप शनाप घूम रहे थे, उन पर रोक लगाने के लिए महाराष्ट्र सरकार की मुहिम है। ये भी बताया जा रहा है कि राशन के नाम पे काफी लोगों को रोड पे घूमते हुए देखा गया, जिसको लेकर महाराष्ट्र सरकार इस पर लगाम लगाना चाहती है कि जो अनावश्यक जिस तरह से लोग घूमते हैं वो बंद हो जाए। इसके लिए महाराष्ट्र सरकार ने आज से जारी किया कि सुबह 7 बजे से लेकर 11 बजे तक ही राशन की दुकानें खुले रहेंगी, उसके बाद पूरी तरह से पाबंदियों के पीछे रहेंगी। जी, जो तमाम पाबंदियां लगाई जा रही है महाराष्ट्र के लोगों पर, खासतौर पर अगर बात की जाए तो आम लोगों की तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं? आम लोगों में किस तरीके का जो माहौल है वो कोरोना के इन नए मामलों को लेकर के सामने आ रहा है, जो कि बड़ी संख्या में अब नए कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं? देखिए, जिस तरह से मुंबई महाराष्ट्र में मौत का आंकड़ा बढ़ रहा है उसको लेकर जाहिर तौर पर लोगों के जहन में कहीं अब डर का माहौल बना हुआ कि किस तरह से मौत का आंकड़ा बढ़ रहा है। लोग एहतियात जरूर बरत रहे हैं, लेकिन मुंबई ये माया नगरी है और ये आर्थिक राजधानी, यहाँ पर लोगों की मजबूरी है कि लोग कमाने के लिए आते हैं। ऐसे में अपने काम रोजगार व्यवसाय के लिए लोग अपने घरों से जरूर निकलते हैं, लेकिन जिस तरह से महाराष्ट्र सरकार ने सुरक्षा का पैमाना बनाया है शायद वो भूल जाते हैं। लिहाजा महाराष्ट्र सरकार लगातार चाहे वो फाइन मारने के माध्यम से कर रही हो या बीएमसी द्वारा तमाम तरह के जो दुकानें हैं या फिर हॉस्पिटल है या फिर तमाम जो कारखाने उसको सील करने की बात, तो महाराष्ट्र सरकार लगातार कोशिश कर रही है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में
लोग इस कानून का पालन करें और जो है कोरोना संक्रमण से बचें। जी सत्य प्रकाश, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। तो लगातार जिस तरीके से ऑक्सीजन की कमी की बात सामने आ रही थी, तो अब केंद्र सरकार ने यह फैसला लिया है, ऑक्सीजन राज्यों को अब भेजी जा रही है। बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने राज्य स्तरीय कोविड निगरानी समिति की बैठक की है, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि निजी और सरकारी अस्पतालों में जाने वाले खांसी, जुकाम, गला दर्द या फिर बुखार जैसे लक्षणों वाले मरीजों का कोविड टेस्ट करवाया जाए, ताकि मरीजों का समुचित उपचार किया जा सके। और इसके साथ ही कोविड मामलों की बढ़ोतरी के मद्देनजर राज्य के नागरिक अस्पतालों में सर्जरी को बंद किया गया है। स्वास्थ्य मंत्री ने कोविड निगरानी समिति की बैठक की अध्यक्षता की और इसके साथ ही कुंभ स्नान से लौटने वाले सभी श्रद्धालुओं का हरियाणा के सभी प्रवेश द्वारों पर कोरोना टेस्ट करवाए जाने की बात भी उन्होंने कही है, ताकि कोरोना से पीड़ित लोगों का अलग से उपचार किया जा सके। अभिषेक तक्षक हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए अधिक जानकारी के साथ। अभिषेक, क्या कुछ जानकारी है इस बैठक में, क्या कुछ महत्वपूर्ण बातें निकल करके सामने आई? नियंत्रण पर गठित जो स्टेट लेवल जो मॉनिटरिंग कमेटी की जो पहली बैठक थी, जिसकी अध्यक्षता जो गृह मंत्री एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज द्वारा की गई थी, उसमें तमाम जो अधिकारी इसमें मौजूद रहे और वहीं जो हरियाणा पुलिस के डीजीपी मनोज यादव भी इसमें बैठक में शामिल थे। तो इस बैठक में कई जो बड़े अहम फैसले भी लिए गए और कई मुद्दों पर जो है विचार विमर्श भी किया गया। और इसमें जहां भी कोरोना को लेकर जो संक्रमण जैसे बढ़ रहा है, तो स्वास्थ्य सेवाओं में किस तरह बढ़ोतरी की जाए और वहां किस तरह इनका कोरोना को लेकर नियंत्रण किया जाए, इस तरह के तमाम विषयों को लेकर इसमें गहनता से जो है चर्चा हुई। इसमें कई अहम बड़े जो फैसले जिनका हम बात करें, तो जैसे जो हरियाणा की धरती पर जहां जहां किसान बैठे हुए हैं धरनों पर, उनका प्रत्येक किसान का जो है टेस्टिंग की जाएगी और वहीं वैक्सीनेशन जो है उनको दी जाएगी। ये एक बड़ा जो फैसला है वो इस बैठक में लिया गया। और वहीं पूरे प्रदेश में गाँवों में पंचायतों के द्वारा जो है सैनिटाइजेशन का जो है कार्य किया जाएगा। और वहीं जो कुंभ से जो लोग आ रहे हैं वो उनका जो है पहले टेस्टिंग करवाई जाएगी, उनका बॉर्डर पर ही जो है उनका टेस्टिंग करवाने के बाद जो है उनकी रिपोर्ट के आधार पर जो है आगे जो फिर डिसीजन लिया जाएगा। और वहीं जो बेड आदि की जो है हरियाणा में किसी भी प्रकार की जो है कमी नहीं है, इस बारे में भी जो है साफ तौर पर गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने बताया कि किसी भी तरह से जो स्वास्थ्य सेवाओं में जो हरियाणा में है वो कमी नहीं, ना ऑक्सीजन की कमी है, ना वैक्सीनेशन की कमी है, ना दवाइयों की कमी है। किसी भी तरह की जो है अभी परेशानी मरीजों को नहीं आने दी जा रही और भविष्य में भी इस तरह के इंतजाम किए जाएंगे कि जो भविष्य में किसी भी तरह कोरोना के मरीजों को जो है वो दिक्कत ना आए। और वहीं जो सरकार प्राइवेट जो हॉस्पिटल्स है उनमें भी जो है कोरोना टेस्ट अनिवार्य कर दिया गया। अगर कोई भी मरीज वहां पर भर्ती होता है, अपना इलाज करवाने आता है, तो इलाज से पहले जो है कोरोना टेस्ट उसका किया जाएगा, क्योंकि अमूमन ये देखा गया कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जो इलाज करवाने जाते हैं उनका कोरोना टेस्ट पहले नहीं किया जाता और उनका इलाज शुरू कर दिया जाता। तो यह भी एक बड़ा जो फैसला जो लिया गया। और वहीं सरकारी अस्पतालों में जो सर्जरी को है बंद कर दिया गया है। जब तक कोरोना काल रहेगा या जब तक ये ऐसी समस्या से जो निजात नहीं मिल जाती, तब तक जो है सरकारी अस्पतालों में किसी भी प्रकार की जो सर्जरी है वो बंद की गई है। जी हितेंद्र। जी अभिषेक, इसके अलावा क्योंकि लगातार जिस तरीके से देश की राजधानी दिल्ली में मामले बढ़े और वहां पर अब लॉकडाउन लगाया गया है, तो वहां से सटे हुए जो शहर हैं या जो जिले हैं वहां पर भी कोरोना के मामले इसी रफ्तार से बढ़ रहे हैं जिस रफ्तार से दिल्ली में बढ़ रहे थे, तो उसको लेकर के क्या कुछ प्लानिंग की गई? जी बिल्कुल, देखिए ये जरूर जैसे पिछली बार 2020 की बात करें तो दिल्ली से सटे हुए जो जिले थे सीमाएं सील कर दी गई थी, तो लेकिन इस बार साफ तौर पे जो अनिल विज ने ये साफ कर दिया है कि सीमाएं सील नहीं होंगी। और वहीं जो फरीदाबाद और गुरुग्राम में ये सही बात है कि जो दिल्ली से सटे हुए जिले हैं और इन्हीं में सबसे ज्यादा जो है कोरोना के मरीज जो है, संक्रमित मरीज जो है वो सामने आ रहे हैं। तो उसके लिए एहतियात के तौर पर जरूर वहां पर बेड और सैनिटाइजेशन और इस तरह की व्यवस्थाएं जो है जो कोरोना को संक्रमण को रोका जा सके, टेस्टिंग है, इस तरह की व्यवस्थाएं जरूर करने की बात जो है इस बैठक में की गई है। और इसमें खाका तैयार किया गया कि किस तरह जो संक्रमण को रोका जा सके। और ये बिल्कुल उनके साफ तौर पे उन्होंने ये कहा कि जीटी रोड बेल्ट को अगर मिलाएं और ये 3 जिले जो है जो दिल्ली की सीमाओं से सटे हुए हैं उनमें जरूर कोरोना संक्रमित मरीज सामने ज्यादा संख्या में आ रहे हैं, लेकिन उनके स्वास्थ्य विभाग इनमें अपने प्रयास में लगा हुआ है ताकि संक्रमण
को रोका जा सके, क्योंकि पिछले 24 घंटे की अगर बात करें तो 6800 से ऊपर जो है नए मरीज सामने आए, और वहीं जो रविवार को इनका ये जो आंकड़ा था ये 7000 से भी ऊपर का था। तो ये जरूर है कि अब जो रविवार से सोमवार को जो आंकड़ा है वो जरूर कम दर्ज किया गया, और लेकिन उन्होंने साफ ये भी कह दिया कि लॉकडाउन की स्थिति या किसी तरह की और बंदिशें जो है अभी लगाने पर हरियाणा सरकार जो बिल्कुल भी जो है विचार नहीं करी, ना ही इस बैठक में इस तरह का कोई जो है चर्चा की गई। जी अभिषेक, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। राजधानी लाइव में बस इतना ही, आप बने रहिए ANB न्यूज के साथ। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANB न्यूज इन चैनल नंबर पर। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ANB एक्सप्रेस न्यूज ऑन व्हील्स टाटा स्काई, एयरटेल, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, जियो टीवी, गूगल प्ले, यूट्यूब और ऐप स्टोर पर रात 9 बजे ANB न्यूज पर आ रही है। धन्यवाद। हक की बात दोपहर 12 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। न्यूज देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ परवीन राजपूत। कोरोना की स्थिति दिल्ली में काफी बेकाबू। खबरनामा, खबर से असर तक शाम 5 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। गुरु तेग बहादुर सिमरिए करनो निद आए ताए। श्री गुरु तेग बहादुर जी दी अलौकिकता नूं बयान करता गुरुद्वारा बड़ी संगत वाराणसी। इत्थे धन धन श्री गुरु तेग बहादुर साहिब महाराज जी ने अपने चरण पाए ते 7 महीने 13 दिन तप किया। इत्थे धन धन श्री गुरु तेग बहादुर साहिब महाराज जी ने गंगा का सोमा प्रगट किया। गुरु तेग बहादुर साहिब महाराज जी के जोड़े, गुरु तेग बहादुर साहिब महाराज जी का चोला साहिब, इस तो इलावा हथ लिखे हुक्मनामे इस गुरुद्वारा साहिब विखे शोभायमान ने। गुरु साहिब जी की शांति, सरलता अते सहजता की रूपमानी करदे इस पवित्र स्थान के दर्शन कर संगतां निहाल होंदियां हन। वाहे